नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को नोटिस दी, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय को। बड़ा ताज्जुब लगा मुझे, बहुत बड़ी घटना मानता हूं मैं उसको। फिर उस खबर को मैंने ध्यान से देखा एक्स-रे पे, तो खबर यह है, जस्टिस वर्मा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा को जारी किया नोटिस। और फिर मैंने पूरी खबर देखी और ये जस्टिस वर्मा वो है कि 14 मार्च 2025 को उनके घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड पहुंच गया, आग बुझाने लगा। तो उनका जो स्टोर रूम था बाहर, उस स्टोर रूम में उन्हें कुछ बोरे जलते हुए मिले। उसको बुझाए तो पता पड़ा कि कुछ अधजले नोट बाहर बिखरे हुए हैं बोरों से, और कुछ नोट भीगे हुए थे। इसका मतलब बोरियों से भरे हुए नोट थे। और ये बात लीक हुई, ये वीडियो बाहर आ गया। उनका सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ से वो आए थे, वहाँ उनको वापस तबादला कर दिया। जब ये कांड हुआ उनके घर, तब उनकी पत्नी और वर्मा जी ये मध्य प्रदेश की यात्रा पे थे। उनके घर में उनकी बेटी और वृद्ध माता पिता थे। फिर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की नोटिस हुई। उसी को लेकर ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा, जो पहले दिल्ली में थे, करप्शन के चार्ज पे ट्रांसफर हुए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके महाभियोग के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत उनके खिलाफ 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस ए जी मसीहा साहब ने, उनका जो पीठ है, उनने लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा के सचिवालय को भी नोटिस जारी किया। वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की को प्रोसीजरल ग्राउंड पर चुनौती दी। उनका कहना यह था कि उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिया गया था। इसके बावजूद लोकसभा सदस्य ओम बिरला ने राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का इंतजार नहीं किया और कानून में बताए गए संयुक्त परामर्श के बिना ही अकेले समिति बना दी। याचिका में कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष ने 20/7/2025 को लोकसभा में पेश किए प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद 12/8/25 को एक तरफा रूप से एक समिति का गठन करके न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3(2) का उल्लंघन किया, क्योंकि उसी दिन राज्यसभा में एक अलग प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे स्वीकार किया नहीं गया था। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत हुआ। उन्होंने पूछा कि संसद में मौजूदा कानूनी विशेषज्ञों ने इसे होने कैसे दिया। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसके और ध्यान नहीं दिलाया। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से जस्टिस वर्मा को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। स्पीकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के आवास पर एक नकदी की बरामदगी की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। इसके पहले हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने आंतरिक जांच में न्यायाधीश को दोषी पाया गया था, उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तैनात है। संसद ने 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने घटना की जांच के लिए निम्नलिखित 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी वासुदेव आचार्य हैं। पिछले महीने पैनल में जस्टिस वर्मा से उनके खिलाफ लगे आरोपों पर लिखित बयान मांगा था। इस पत्र के जवाब में जस्टिस वर्मा ने जुलाई में दोनों सदनों के सक्षम प्रस्तुत किए प्रस्ताव और उनके परिणाम स्वरूप पारित किए गए किसी भी आदेश की प्रतियां मांगी थी, सत्यापित प्रतियां। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा और राज्यसभा को भेजे गए पत्रों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।
उन्होंने समिति को पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों को चुनौती देने के अपने इरादे से अवगत किया था। परिणाम स्वरूप उन्हें लिखित जवाब देने के लिए दी गई सीमा 12 जनवरी 2026 से बढ़ाकर उन्हें 24 जनवरी को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जनवरी के पहले सप्ताह में न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि उन्होंने समिति द्वारा जारी नोटिस को भी चुनौती दी। बता दें 14 मार्च 2025 को शाम को, जो मैंने पहले ही बताया था कि उनके घर में बेटी मौजूद थी, वो पूरा घटना था। फिर उसके बाद भारत के मुख्य जब न्यायाधीश थे संजीव खन्ना, तत्कालीन उन्होंने आंतरिक जांच शुरू कर दी। 22 मार्च को उन्होंने 3 सदस्यों की एक समिति गठित की और उसमें पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू थे, हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संघावालिया था और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल थे। समिति ने 25 मार्च को जांच शुरू की। 4 मई को मुख्य न्यायाधीश खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अंतरिम समिति की रिपोर्ट मिलने पर मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने या महाभियोग को फेस करने के लिए कहा। हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा ने द्वारा इस्तीफा देने से इनकार करने पर मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायाधीश को हटाने के लिए रिपोर्ट और उस पर न्यायाधीश की प्रतिक्रिया भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी। आरोप के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद कोर्ट वापस भेज दिया गया था। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट और मुख्य न्यायाधीश खन्ना द्वारा न्यायमूर्ति को पद से हटाने की सिफारिश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस वर्मा ने अब न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत शुरू हुई कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हमारे देश में जजों को हटाने के नियम कैसे हैं? कानून के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग की कार्यवाही के बिना किसी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के बिना उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 218 इस प्रावधान को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू करता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1986 के तहत राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष को किसी न्यायाधीश के खिलाफ वैध महाभियोग नोटिस प्राप्त होने पर आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीशों और एक न्यायविद की समिति का गठन करना होता है। धारा 3(9) में कहा गया है, यदि अध्यक्ष या चेयरमैन या दोनों द्वारा आवश्यक हो तो केंद्र सरकार न्यायाधीश के विरुद्ध मामले की पैरवी करने के लिए एक वकील नियुक्त कर सकता है। इसके बाद इस समिति की रिपोर्ट को संसद में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 6(3) में कहा गया, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार जैसा भी मामला हो, संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पढ़े गए उस खंड के अनुसार प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो न्यायाधीश का दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध मानी जाएगी और न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए आवेदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में राष्ट्रपति को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। जस्टिस वर्मा ने तर्क क्या दिया इसमें? उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया एक साधारण विधायी अभ्यास नहीं है, बल्कि भारत के संविधान अनुच्छेद 124(5) द्वारा संसद पर लगाए गए संवैधानिक दायित्व का प्रतिबिंब है। याचिका में कहा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा बार बार और लगातार ये माना गया कि संवैधानिक न्यायालयों के मौजूदा न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रतिक्रिया की व्याख्या बिना किसी अपवाद के सख्ती के साथ की जानी चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और हटाने की प्रक्रिया में किसी भी मनमानी गड़बड़ी को रोका जा सके। आगे कहा कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत समिति के गठन के पहले दोनों प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यदि कोई भी प्रस्ताव खारिज किया जाता है तो दूसरा सदन एक तरफा कार्यवाही नहीं कर सकता। यही मामला फंसा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए हमारे बिरला साहब या उनकी टीम? शायद बिरला साहब जैसी परंपरा हमेशा तोड़ते आ रहे हैं, उन्हें लगा मैं संविधान को भी कहीं
साइड को, संविधान भी थोड़ा परे हट के काम करूं, तो कौन रोकने वाला है? लेकिन नहीं। जब यह प्रस्ताव राज्यसभा में धनखड़ साहब तब उपराष्ट्रपति थे, उनके पास गया, सारा झगड़ा ही तो इस बात का था कि सरकार के जो लोग थे, यानी सरकार समर्थक जो सांसद थे, उन्होंने प्रस्ताव लोकसभा में दिया और विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में आया था। मोदी सरकार ये चाहती थी कि यह प्रस्ताव लोकसभा में एक्सेप्ट हो जाए ताकि सर्वसम्मति से ये पारित हो और एक पूरे देश में एक इमेज हो मोदी सरकार की कि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई किस हद तक लड़ते हैं। लेकिन धनखड़ साहब ने ये कहा कि वो प्रस्ताव एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी बीच धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया और उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूं। अब सदन के जो अध्यक्ष थे वही चले गए, उपाध्यक्ष ने वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया और सारा फोकस उपराष्ट्रपति चुनाव पे चला गया। अब धनखड़ साहब जो तब अस्वस्थ थे, अब बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। नए उपराष्ट्रपति देश को मिल गए हैं। इसी बीच में एसआईआर से लेके तमाम बिहार की राजनीति और कई चीजें हो गई, जिसके चलते ये वर्मा जी का मामला पीछे पड़ गया। अब वर्मा जी ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया कि जब प्रस्ताव एक राज्यसभा में आया महाभियोग का, एक लोकसभा में आया। लोकसभा ने स्वीकार कर लिया तो राज्यसभा में स्वीकार नहीं हुआ। अब राज्यसभा में स्वीकार नहीं हुआ तो ये जो 3 सदस्यों की कमेटी, जिसमें 2 न्यायाधीश और एक बड़े सीनियर वकील होते हैं, ये कमेटी जब बनती है तो ये दोनों सदनों के अनुसार बनती है। लेकिन बिरला जी ने अपने बलबूते पे अकेले ही कमेटी बना दी, क्योंकि तब वहां पीठासीन अधिकारी नहीं थे और उपाध्यक्ष जो है सदन के, वही इंचार्ज थे। ये जो टेक्निकल इशू है, इसमें वर्मा जी ने रास्ता ढूंढ लिया। देखिए, जब आप वर्मा जी से लड़ रहे हैं, किसी न्यायाधीश से लड़ रहे हैं, तो आपको कानून की बारकाई जरूर देखनी होती है, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। और यहां बिरला जी अपने अहम में चले गए और आज स्थिति ये हो गई कि वर्मा जी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर के जले हुए नोट मिले, पता नहीं कितने भ्रष्टाचार, मतलब न्यायपालिका में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितने पैसे, मतलब क्वांटम क्या है पैसों का, ये कोई नहीं है। ये समुद्र का वो तह है जिसका अभी तक किसी को ठोर नहीं मिला। आज इतना सब चीजें सामने होने के बाद भी महाभियोग नहीं चल सकता, कोर्ट में मामला उलझा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है अहंकार और अहम परंपराओं को जिस हिसाब से आप तोड़ते रहे हाउस में, आपको लगा हम संवैधानिक चीजों को भी तोड़ेंगे, यहीं फंस गए। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।